गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में आज एक बड़ी हलचल सामने आई है। बानी तहरीक इंसाफ ने आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। बानी PTI ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। बानी ने इनकी जगह सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का ओहदा देने का डिसीजन भी बता दिया। इस ऐलान के बाद सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने अली अमीन गंडापुर के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आला का ओहदा इमरान खान की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक इस्तीफ़ा देकर अमानत वापस कर रहा हूँ। नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और उन्हें सपोर्ट भी करूँगा। सो बिग डेवलपमेंट, बड़े दिनों से इख्तलाफात की बातें आ रही थी, चहमगोइयाँ भी थी। जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पूरी स्टेटमेंट दी थी अलीमा खान के ख़िलाफ़, उसके बाद ये चहमगोइयाँ मज़ीद बढ़ गई थी। आज सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को औरंगज़ई में फ़ौजी नौजवानों की शहादत पर हटाने का फ़ैसला किया गया है। लेट्स वॉच हिम। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि एक सर्ज नजर आई है आपको टेररिज्म के वाक़यात में, और सूबाई हुकूमत का जो मेन फोकस होना चाहिए था अमन व अमान के हवाले से, वहाँ पे आपको बड़ी हद तक लैप्स नजर आया है। अली अमीन गंडापुर को हटाने की बड़ी वजह उनकी अलीमा खान से इख्तलाफात ही बहरहाल कहे जा रहे हैं। हालिया दिनों में उन्होंने अलीमा खान पर इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया था। अली अमीन गंडापुर को हटाने की एक और वजह उन पर विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम भी बना है। इस्लामाबाद की जानिब तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज को उन्होंने लीड किया और ऐन वक्त पर वर्कर्स को छोड़कर वापस चले गए। हालिया दिनों में उन पर इस वक्त बड़ी तनकीद शुरू हुई जब उन्होंने आर या पार के नाम से एक तहरीक शुरू की, लेकिन चंद दिन बाद ही उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। 12 जुलाई को अली अमीन गंडापुर ने आर या पार तहरीक का ऐलान किया और बानी को हर सूरत रिहा करवाने का ऐलान किया था। लेट्स वॉच इट। 90 दिन का आगाज हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सईद है सारे के सारे जिंदाबाद। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे, तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। 1 सितंबर को वो आर या पार तहरीक से पीछे हट गए और बानी की रिहाई का अलग ही रास्ता बताया। वो रास्ता भी देखिए। 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बातें मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। बस यही है कि हम तो खड़े हैं अपने नजरिए के साथ। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने खुद ही सूबे में नाकामी का इदराक कर लिया है तो ये अच्छी बात है। लेट्स वॉच हिम। ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि सूबे में बदअमनी इंतहा पे, करप्शन इंतहा पे है और कोई इंतजामी ढांचा सूबे में मौजूद नहीं है, कोई रिट हुकूमत की नहीं है। तो जाहिर है कि अगर इसका इदराक खुद PTI ने कर लिया है तो ये एक अच्छी बात है। और अब वो क्या फैसला सामने आ रहा है, क्या होगा आगे, तो जो सूरत हाल सामने आएगी हम उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगे। फैसल चौधरी एंड बैरिस्टर अकील मलिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। फैसल चौधरी साहब, बड़ी खबर है, लेकिन क्या आपको इस पे हैरानी हुई है या इट वाज एक्सपेक्टेड, और इस फैसले को आप सराहते हैं कि बहरहाल ऐसा ही होना चाहिए था? थैंक यू प्रिया। मेरे लिए कोई नई खबर नहीं है और ना ही हैरान कुन है। इट वाज ब्रूइंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम और बहुत दफ़ा खान साहब ने मौका दिया अली अमीन साहब को। अली अमीन साहब का प्रॉब्लम ये रहा है कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स उनको करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की और वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते रहे हैं। और वो जो एक CM
केपी होने के नाते से एक बड़ी पॉलिटिक्स उनको करनी चाहिए थी। इफ़ यू रिमेंबर तो कुछ अर्सा पहले भी, चंद महीने पहले भी खान साहब ने ये मैसेज दिया था कि आप जो हैं वो DI खान की पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, और वकास अकरम को ये कहा था कि आप CM के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन बने। ये जो सुहेल अफरीदी साहब है, ये भी मैं तो काफ़ी पुराना इनका नाम सुन रहा था कि रिप्लेसमेंट की सूरत में यही होंगे। सो देयर इज नथिंग न्यू टू मी। लेट्स सी हाउ किसने सजेस्ट किया होगा अफरीदी साहब का नाम, या ये प्योरली बानी पीटीआई का अपना फैसला है? नहीं, ये इस पे काफ़ी मतलब मैंने अर्ज किया ना कि ये कोई इसमें कोई मुझे हैरान कुन बात नहीं है। ये तो बहुत पुरानी इनकी मैं सुन रहा था नाम, और जो अलीमा बीबी के खिलाफ स्टेटमेंट्स की जो बात है, इट गॉट नथिंग टू डू विद दिस। आप ये कह रहे हैं कि अलीमा खान के राब्तों के हवाले से उनको बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उनसे वो जो उनका स्टेटमेंट था वो गलत स्टेटमेंट था, नहीं आना चाहिए था, बट इट गॉट नथिंग टू डू विद दिस चेंज। जो वहाँ पे ऑपरेशंस हैं, खान साहब उससे काफ़ी अपसेट थे और काफ़ी अच्छे से थे। उनका ये ख्याल था कि इससे जो कोलेटरल डैमेज है वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है, और इसको हमने सियासी हल निकाले, क्योंकि आप आज से नहीं, मुशर्रफ साहब के टाइम से इन एसेंस ये एक बड़ी एक ऐसी बात है जो वफाक ने ही डिसाइड करनी है, ये वफाक को सूबे ने मिलकर डिसाइड करनी है, उस पे तो एक पर्सन का डिसीजन हो ही नहीं सकता। आप ओपिनियन नहीं, आप एक यूनिट को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए ना, आप ये भी नहीं नजरअंदाज कर सकते कि आपके भाइयों को, आपके बच्चों को मारे हैं और आप समझें कि आप उनसे बातचीत करेंगे। दिस इज लिटरली नॉट पॉसिबल। नहीं, लेकिन आपको कुछ देखें ना, सिर्फ भाइयों को, हमारे आज भी कितने जवान ऑफिसर शहीद हुए जी, अब क्या बात करें उनसे, क्या मुज़ाकरात करें, बताएं। नंबर चेंज हुआ है। आप तालिबान से तो बात करेंगे, आप TTP और तालिबान को अलग-अलग करके देखें। व्हाई यू वो करके देख लिया बहुत आप तालिबान से जब तक बात नहीं कर, किसने किया? इट डिड नॉट वर्क आउट। नहीं, किसने किया? आप PTI ने किया, PTI लेकर आई वापस TTP को। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये टेररिज्म का मसला है, अब तो बहुत सारी बातें जो मेरी अपनी ओपिनियन है, या आई लुक एट इट, तालिबान के हाथ में भी नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अफगानिस्तान का सूबा है वो पिछले 50 साल से ज़्यादा अरसे से जंगों में जदल में है। वहाँ पे तो हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। अब वहाँ पे तो एक अजीबो-गरीब सिलसिला है। जब तक आप सैंडविच नहीं करेंगे इनको दोनों साइडों से, तो ये तो मामला बढ़ता जाएगा। और इसका जो प्रॉब्लम ये है ना, आप इसको प्लीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना कि वहाँ पे जो कबायली इलाकों के जो लोग हैं, जब वो ये मामला होता है, वहाँ पे कोलेटरल डैमेज होता है, तो वो लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। सो यू हैव टू हैव सम पॉलिटिकल सल्यूशन आल्सो। ओके, ठीक है, दैट्स योर ओपिनियन, रिस्पेक्ट। ये एक पैक्ट हो सकता है, बट इसका सॉल्यूशन तो आपने करना है ना। अल्टीमेटली तो आपको बैठ के कोई ना कोई उन गवर्नमेंट से ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे शहीद हो रहे हैं, जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, अफसर हमारे शहीद हो रहे हैं। इंडीड। अगर अलाउ करें, हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक भी मौजूद है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। आप कैसे देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के CM को हटाने का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 5-6 महीने मुलाकात नहीं की इमरान खान साहब से, तो और वो सारा इल्ज़ाम जो है पंजाब ये सब वफाकी हुकूमत पे लगाते रहे और कहते रहे कि शायद ये हम नहीं मिलने देते। असल में वो ख़ुद नहीं मिलना चाहते थे, और उसकी वजूहात सभी को पता है कि वो क्यों नहीं मिलना चाहते थे। फिर जो आपस की खलफशारियाँ हैं, आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने अलीमा साहिबा पे जो इल्ज़ाम लगाया, अब उसकी क्या है सदाकत, ये तो मैं नहीं बता सकता कि whether that's correct और फॉल्स, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और वही उनके जो चीफ मिनिस्टर शिप से हाथ धोने की वजह बनी। वो दरअसल वही है कि पार्टी के ऊपर असल में अब ख़ानदानी लोगों का कब्ज़ा है। ये वो पार्टी है जो हमें कहती थी कि शायद हम मारूसी सियासत की जमातें हैं, या मारूसी सियासत पर यकीन रखने वाली जमातें हैं, या उसको फ़रोग देने वाली जमातें हैं, लेकिन अपने गिरबान में अगर झांकें और देखें तो गैर सियासी बहनें जो हैं वो पार्टी की कमान थामे हुए हैं, और बिल्कुल पार्टी का एक एक फैसला जो है वो वही कर रही हैं। नज़र ये आ रहा है इस वक्त, अगर फैसल चौधरी साहब हम एक क्विक रीकैप कर ले
अभी तक जितने भी CMs सिलेक्ट किए हैं PTI ने या बानी PTI ने, उन सब में 100% फेलियर रेट है। इज दैट करेक्ट? सॉरी, उसमें 100%। अब तक जितने भी आपके CMs हैं, चाहे उस्मान बुज़दार साहब हों, चाहे महमूद खान साहब हों, चाहे खटक साहब हों, और अब चाहे अली अमीन गंडापुर हों, वो बाकी तीनों तो खुद छोड़ के चले गए PTI को, और इन्हें आपने खुद तब्दील कर दिया है। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है ना, खान साहब का फैसला है। जब वहाँ पे जैसे आज जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि वहाँ पे जो जवानों की शहादत है, जो ऑपरेशंस, तो खान साहब ने कहा है कि ये चीज़ जो है काबू में नहीं आ रही, तो ज़्यादा ऑब्वियसली अगर आप अमन अमान का जो मामला इतना बढ़ गया है, देखें वहाँ पे एक बड़ा सीरियस इशू है इस वक्त, और चीफ एग्जीक्यूटिव उनको काबू नहीं कर पा रहे, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक नया बंदा तो चेहरा तो लाना पड़ेगा। और वहाँ पे सुहेल अफरीदी क्योंकि खुद भी उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मोर इफेक्टिव जो अफेक्टेड है, तो आई होप कि वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। और पार्टी में वो ग्रुप्स जो कि जिनको साथ लेके जाना चाहिए था, जो अली अमीन का प्रॉब्लम ये था कि अली अमीन ने बिल्कुल ही जो किसी को साथ लेके जो है ना वो नहीं चल सके, ना पार्टी में ना पार्टी के बाहर, तो वो भी उसका भी नुकसान हुआ है उनको। हालांकि वो उनका आज से नहीं, उनका हमेशा से मिजाज ऐसा ही है। एक तो वो गुफ्तगू नॉर्मल भी करें तो वो अखड़ से लगते हैं, लेकिन उन मतलब असद कैसर हो गए, आतिफ खान हो गए, शहराम तरकई वगैरह, ये जो नॉर्थ KP के लोग हैं या सेंट्रल KP के, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है, और ये खवानीन जो हैं ये भी अपना असर और रसूख रखते हैं। ठीक, अगर इजाजत है हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गवर्नर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। आइन के मुताबिक आपके पास उनका इस्तीफ़ा आएगा, आप इसको कबूल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI ने एक फ़ैसला किया अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज करने का, और उसमें न्यूज़ के ज़रिए मुझे अभी पता चला है, और अभी तक ऑफिशियली उनका रिजर्वेशन नहीं आया है। जैसे उनका रिजर्वेशन आएगा तो फिर जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कब उनका रिज़ाइन आता है और क्या होता है, तो उसको देखने के बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बट जब भी ये इस्तीफ़ा आएगा तो आइनी तरीक़ाकार क्या होगा? व्हाट विल यू डू? देखिए, रिज़ाइन अगर आता है और सारी लीगल कार्रवाई पूरी होती है और उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट होता है, तो PTI ने या उनकी पार्लिमानी पार्टी ने एक नया लीडर ऑफ द हाउस चुनना है, जिसका जो है इंतखाब होना है, फिर उन्हें एतमाद का वोट लेना है, और उसके बाद ये चीज़ सारी जो है वो प्रोसेस होना है। अब देखते हैं कि मीडिया के ज़रिए नाम आ रहा है कि कोई उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को शायद नॉमिनेट किया है, तो अब उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस होगा, सेशन होगा असम्बली का, फिर उन्होंने एतमाद का वोट भी लेना है, तो एक प्रोसेस उन्होंने अडॉप्ट करना है। अब देखते हैं कि पहले रिज़ाइन एक्सेप्ट होने, उसके बाद ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस किस वक्त अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो फिल फौरी अडॉप्शन होती है, क्योंकि आप उसको सीट को वेकेंट नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जब कब इस्तीफ़ा आता है और कब इसके ऊपर कार्रवाई होती है। सो आपको हैरत हुई है अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटाया गया? नहीं, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है। मुझे जो है एनी टाइम ये एक्सपेक्टेशन थी, और मैंने मुख्तलिफ अपनी प्रेस टॉक में भी कहा था। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब भी PTI को पता चलेगा कि उनके अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन है, तो उन्हें कार्रवाई करनी है। अब माजी में तो इन्होंने लोगों को निकाला है कि वो इनकॉम्पिटेंट थे, करप्ट थे, तो अब CM पे भी तक इन्होंने नहीं बताया कि वो इनकॉम्पिटेंट थे, करप्ट थे, या मीर सादिक या मीर जाफ़र का किरदार अदा कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब से वो आए थे, सूबे की सूरत हाल जो लॉ एंड ऑर्डर की थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। जनूबी अजला की अब सिचुएशन देखें, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन देखें, बाकी चीज़ों को देखें, तो वो इसी तरीके से जो है वो हालात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की आप देखें, रोज़ाना की बेस पे हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे थे, FC के नौजवान शहीद हो रहे थे, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे थे, शहादतें हो रही थी, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक को और अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा ये चीज़ें भी थी, और बहुत से इशूज़ थे करप्शन के हवाले से। अगर आप देखें, कोई सान स्कैंडल आया, बिलियन ट्री का स्कैंडल आया, BRT का भी आया, उसके साथ साथ मुख्तलिफ सोलर स्कैंडल आए, बहुत सी चीज़ें आई जिसके ऊपर है अब पता चलेगा कि एक दो दिन पता चल जाएगा कि अब इसको किस बेस पे उन्होंने निकाला है। सो आप फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें होती रही हैं वहाँ पर, क्या ऐसा अब भी हो सकता है?
देखें, मैंने कहा था कि अभी भी मैं इस पे स्टैंड करता हूं और उसमें 20-30 ऐसे मेंबरान हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त भी असम्बली में, और वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी के ताबे नहीं है किसी। और इसकी सबूत आप ये देखें कि अगर PTI क्लेम करती है कि हमारे पास 92 मेंबर्स हैं और अपोजिशन के पास 52 मेंबर्स थे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में 6 सीटें हमने ली हैं, 5 सीटें उन्होंने ली हैं, 1 सीट उन्होंने ज़्यादा ली है, और 1 सीट भी उनकी ज़्यादा ऐसी है कि वो जो उनका सेंटर मुंतखब हुआ है वो हल्फ नहीं ले सकता, उसको इतनी जरूरत नहीं है कि वो आकर हल्फ ले ले। तो लिहाजा वो जो है 5-5 बराबर, तो उन्हें 92 और 52 40 वोटों का गैप है, फिर भी उन्होंने 6 और हमने 5 किए। तो उनको ये ख़तरा था कि बिला मुकाबला उन्होंने बनाए, क्योंकि खतरा था कि अगर कंपटीशन आ गया और हमारे लोग डिफेक्शन ना कर जाएं, हमारे लोग हमसे चले ना जाएं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे, उस पर डिफेक्शन भी नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं था, तो इनको खतरा था कि वो सीटें लूज करेंगे, इसलिए उन्होंने बिला मुकाबला पोजीशन के साथ बैठ ये पे बताएं कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया है PTI ने, कि अपोजिशन वज़ारत आला के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उनकी 52 नशिस्तें हैं जबकि PTI की 93 अरकान हैं, जो कि आपने खुद कहा कि वो आज़ाद हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की बात करें, अपोजिशन की बात करें, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम प्रोसेस का हमेशा हिस्सा रहते हैं, चाहे हमें इलेक्शंस पे एतराज़ात भी हों, हमें जो भी हो। लेकिन अभी मुझसे अभी तक अपोजिशन ने रब्ता नहीं किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने रब्ता नहीं किया। होगा डेफिनेटली वो इस प्रोसेस का हिस्सा डेफिनेटली बनेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है, अभी तक मुझे नहीं पता कि अपोजिशन इसके ऊपर क्या अपना लामल रखती है। पहले अपोजिशन पार्टीज अपने इजलास करेंगे पार्लिमानी पार्टी का, चीज़ों का, और उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। सो क्विकली, PMLN और पीपल्स पार्टी की जो ये लड़ाई है, ये कॉस्मेटिक है, असल में है इशू सॉल्व नहीं हो रहे, या सिर्फ मीडिया टेंशन के लिए है, किस लिए है? देखें, माजी में सिंध और पंजाब का एक इशू बन गया था नहरों के हवाले से, और स्टेटमेंट चल रही थी और बड़े हीटेड डिबेट हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब CCI की मीटिंग होगी तो इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। CCI की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी लेट बुलाई, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि CCI की जब मीटिंग हुई उस पर इस चीज़ का फैसला हो गया। अब बात यह है कि इस किस्म की डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट आप बयान दें, लेकिन ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं। कल हमने बैठना है एक दूसरे के साथ, हम कल अक्रॉस द टेबल बैठे और हम इस हद तक न जाए कि हम आंखें न मिला सकें। अब अगर CM साहब पंजाब कहती है कि मेरा पानी और मेरी मर्जी, या जो भी स्टेटमेंट है, देखें, जब मरियम नवाज साहिबा पे कराची में जब अटैक हुआ था तो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनके हक़ में स्पीच की थी, जिस पे मीडिया ने बड़ा एतराज़ किया था, कुछ लोगों ने और भी एतराज़ किया क्यों बिलावल साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी। फिर कल खैबर पख्तूनख्वा बोले कि हम सबसे सस्ती बिजली तरबेला में पैदा करते हैं, हम 2 रुपये फॉर एग्जांपल 1.5-2 रुपये यूनिट पैदा करते हैं, हम 90,000 बैरल तेल में से 50,000 हम पैदा करते हैं, गैस हम पैदा करते हैं, तम्बाकू हम पैदा करते हैं। तो कल हम बोलें कि हमारा पानी, हमारी बिजली हमारी मर्ज़ी, हमारा गैस और हमारा पेट्रोल हमारी मर्ज़ी, तो ये सूबाइयत को फ़रोग़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें फेडरेशन को मजबूत करने की बात होती है। आज हमें मौका मिला है, उसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज हमें मौका मिला है इस मुल्क की तरक्की के लिए। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑन अ लाइटर नोट, आपकी काफ़ी मुखालफत भी रही है सियासी, लेकिन डे टू डे वर्किंग भी रही है, क्या आप मिस करेंगे अली अमीन गंडापुर को? मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में ज्वाइन कर रहे थे। कमिंग बैक टू यू बैरिस्टर अकील एंड फैसल चौधरी। बैरिस्टर अकील, आपने अभी जिक्र किया अलीमा बीबी का, उन पे इल्ज़ाम तो ये लगाया था खैबर पख्तूनख्वा के CM ने कि वो राब्ते में हैं एक एजेंसी के साथ। सो इस पे आप लोगों ने कोई छानबीन की है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करनी चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस तमाम तर मामले के ऊपर इसको देख सकती है। हमारा तो कोई काम नहीं है इस तमाम तर मामले से। एक इल्ज़ाम उनकी अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने लगाया, तो आई एम श्योर कि उसमें कोई ना कोई जो है ऐसी वज़न होगा उनके इस बात में कि उन्होंने क्यों इल्ज़ाम लगाया और कैसे इल्ज़ाम लगाया और किस वजह से इल्ज़ाम लगाया। तो मैं नहीं समझता कि वो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम था, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को भी क्लियर होना चाहिए। और उनको, अगर वो उस वक्त कोई बातें नहीं कर सके, तो अब जो है मेरे ख्याल से तमाम तर उनको इस बात को तफसीली तौर पे मीडिया पे लाना चाहिए, या दीगर जो मुतलका लोग हैं उनकी जमात के, उनको बतानी चाहिए कि असल पार्टी की जो रेंज हैं, जो कमान है, वो किसके हाथ में, और पार्टी के जो फैसले कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, ये जो नंबर गेम की बात की है गवर्नर साहब ने,
Could this be a problem? देखिए, आज जो है ना, 2 घरों में खुशी के शादियाने और दिए जल रहे हैं और गवर्नर साहब अपने पेन में स्याही भर के पेन जेब से लगा के फिर रहे हैं कि वो आए और मैं दस्तखत करूं। एक मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे और एक फैसल कुंडी के घर पे। चले, शुक्रिया, आपने इतनी खुशियां दी लोगों को। डिसीजन तो आपका है। जी हाँ, ये दोनों जो हैं, ये आज इतने खुश होंगे कि इसका कोई हिसाब नहीं है। और ये अली अमीन और फैसल कुंडी साहब आपस में अजीज़ भी हैं, कज़न्स भी हैं दूर पार के, तो लेकिन मुखालफत बहुत ज़्यादा है। तो आज DA खान में 2 घर तो खुश होंगे, बाकी भी आई थिंक काफ़ी लोग होंगे। आपके ख्याल से अलीमा खान कोई इशू नहीं है, खुश होंगी? PTI के कुछ लोग खुश होंगे? नहीं, अलीमा बीबी मैं नहीं, मतलब जो अली अमीन के पुराने दोस्त हैं जिनकी ज़्यादा मोहब्बत थी, हसद कैसर साहब और शाहराम तरकई साहब, और जिनके इस्तीफे उन्होंने लिए थे, तो वो तो खुश होंगे ही होंगे। लेकिन नंबर गेम का कोई इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब का क्योंकि फैसला है, और KP में कोई बंदा, इवन पाकिस्तान में कोई बंदा इमरान खान साहब से डिबेट करके पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकता ना जी। ठीक है, तो ये लोग तो बिल्कुल है। सेनेट के इलेक्शनों में तो सेनेट का इलेक्शन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और CM का इलेक्शन एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। और इसमें जो 30 बंदे 40 बंदे हैं, वो अगर कोई कहेगा कि तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वैसे ये गंदी खेल होना भी नहीं चाहिए। ये पहले ही पाकिस्तान में सिंध हाउस में रिसेंटली जो हुआ, उससे सियासतदानों की फिर नेक नामी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली बना लेगी PTI, अपना नया CM भी बन जाएगा। थोड़ा सा अगर हम देखिए, मैं जस्ट एडिंग 1 सेंटेंस है, विच माई ओपिनियन इज, देखिए आप CM तो बना लेंगे और वो कोई इतना मसला भी नहीं होगा, लेकिन आई डोंट थिंक इवन द न्यू CM कैन गो फॉर द कन्फ्रंटेशन। राइट, वो फिर फैसल कुंडी के घर पे सारा इक़्तिदार जाएगा। ओके, चलें, ये बड़ी गहरी बात आपने कह दी है। ठीक, कमिंग टू पीपल्स पार्टी एंड PMLN के जो इश्यूज हैं कि कोई इनकलाब आ जाएगा, ये तो अकील नहीं आने देगा। ठीक है बेस्ट अकील, ये पंजाब में मरियम नवाज नून लीग ये कहती है कि पीपल्स पार्टी में बाप बेटे की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग में चचा भतीजे की लड़ाई है। सो सेम क्वेश्चन, ये लड़ाई क्यों है? आपको मीडिया स्पेस चाहिए थी, ये कॉस्मेटिक है, या एक्चुअली आपके इश्यूज नहीं सॉल्व हो रहे हैं? देखिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये अभी से नहीं, ये PTI के टाइम से भी आपको याद है मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनकी कोशिश रही है मीम में से शीन निकालना, शीन में से नून निकालना, नून में से शीन निकालना, और अब वो कहते हैं कि मीम में से शीन निकले या शीन में से नून निकले। ये तमाम तर इनके अपने जहन की इख्तरा है, और इनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम ही होंगी, क्योंकि इसमें कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है। और बिल्कुल हमारी पार्टी जो है वो मुत्तहद है, बिल्कुल इकट्ठे तमाम तर फैसले जो हैं वो पार्टी पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत अक्सरियत में है, उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वफाक में प्राइम मिनिस्टर को यकीनन पीपल्स पार्टी की भरपूर ज़रूरत है। सो जब मरियम नवाज तनकीद करती हैं, शी इज़ सेफ, मगर क्या वफाक में वो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को ख़तरे में नहीं डाल देती? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि उस तरह ज़रूरत कानून साजी के लिए या जो उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, हमें बिल्कुल कानून साजी के लिए हमारे इत्तेहादी हैं, उसके लिए उनकी सपोर्ट दरकार होती है, और इसी तरह दीगर मामलात में भी उनकी सपोर्ट दरकार होती है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई इम्पेडिमेंट है, ये कोई प्रॉब्लम है, या कोई जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ये उस हवाले से, उस नौइयत की, उस किस्म की कोई चीज़ है। सूबे खुद मुख्तार हैं 18वीं तरमीम के बाद, और सूबे अपना नफ़ा नुकसान, अपना बेहतर या बुरा फ़ैसला जो भी है वो खुद करना जानते हैं, और उनको मालूम है इस तमाम तर चीज़ के ऊपर कि उन्होंने क्या डिसीजंस लेने हैं, वो क्या फ़ैसले करेंगे। अब तमाम तर सूबों को अगर देखें तो पंजाब में अवाम के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उनकी सहूलत के लिए, वो तमाम तर सामने हैं। ठीक है, ठीक है फैसल चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे बस में नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं, फिर तो बात खत्म हो गई। फिर व्हाट डू यू थिंक?
डेफिनेटली वो तो नॉन स्टार्टर था, लेकिन एक सेंटेंस अगर आपकी इजाज़त से, ये जो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ 88-90 में जारी रखा था। और पंजाब में वो ना वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव करते थे, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब को वो नाम तो लेती हैं चचा होने के नाते, बट शी इज़ प्रैक्टिकली क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर हिम। और पीपल्स पार्टी के बगैर, और मुझे जो लग रहा है कि जल्दी पीपल्स पार्टी पे नून की डिपेंडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये ज़मीनी इलेक्शंस होने दें जो कि आइंदा भी होने हैं, तो अगले 4-6 महीनों में शायद पीपल्स पार्टी भी आपको फजल रहमान साहब के साथ बैठे खुशगपियाँ करती हो पार्लियामेंट में नज़र आए अपोजिशन बेंचेस पे। तो जो 26वीं तरमीम जो है, देखिए बात यह है कि 26वीं तरमीम का तो बेनिफिशरी है ना सारा बेंच। तो वो बेंच जब तक पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं सुनेगा, और वो उसमें तो लॉजिक बात है ना, कि लॉजिकल बात है कि वो जब फाइल हुई थी 26वीं तरमीम आई थी तो उसको पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के सुने। ठीक है, पूरा सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बेंच होना चाहिए। लेकिन जो जैसा बात सुन रहे हैं या जिनके वो एक व्यू तो है उनका, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बेंच बड़ा बनेगा। और इस बेंच, ये तो बेंच क्योंकि क्रिएशन ही उसकी है तो 26वीं तरमीम की, और तो ये क्यों बड़ा बेंच बनाएंगे? ये इंटरेस्टिंग आपने कहा नॉन स्टार्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। बैरिस्टर अकील, चीफ, क्योंकि अभी बल्दियाती इंतखाबात की भी बात हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज समाअत के दौरान कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना होना बाइस शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहा है पंजाब हुकूमत को कई मरतबा ख़त लिखे, मुलाकातें की, लेकिन कानून साजी और इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। हम दूसरे सूबों की बात करते हैं, यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं होते। योर कमेंट्स? आखिरी बल्दियाती इलेक्शन भी पंजाब ने ही करवाया था और मुस्लिम लीग नून ने करवाया था, 2015 में करवाया था। उसके बाद तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए और बल्दियाती नुमाइंदगान होने चाहिए, ताकि अवाम के जो छोटे छोटे इशूज़ हैं जो बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक हैं उनको वो होने चाहिए। 27वीं तरमीम का भी बता दें, पहले भी मैंने आपसे पूछा था बैरिस्टर अकील, आ रही है 27वीं आईनी तरमीम? देखें, आई नेवर डिनाइड और कंफर्म्ड एट द टाइम एज वेल। मैंने ये कहा कि ये पार्लियामान का इस्तिकाक है। अगर ये कोई समझता है कि पार्लियामान को ये काम नहीं करना चाहिए तो फिर मेरे ख्याल से उसको आइन को जो है उसकी तशरीह देखनी चाहिए या आइन के उस आर्टिकल को रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है बसीयत पार्लियामान, और हम इसको बेहतर समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस या ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस कब हमने डेवलप करना है। बड़े खुश हो गए फैसल सॉरी ने आपकी बात सुनी है, बट इन द कमिंग डेज आई विल टेक अ कमेंट ऑन दैट। इतना ही आज के लिए, बट विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। भारत की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत करने की कोशिशें बढ़ गई हैं। लग रहा है कि भारत मार्का हक की शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान पर हमले की बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहा है। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में भारत के जारहाना अज़ाइम का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक मसल्ले अफवाज पर पाकिस्तान दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हर शोबे में हमा वक्त तैयार है। दहशतगर्दी और जुराइम के मौजूदा गठजोड़ को बाद सियासी मफादात की सरपरस्ती हासिल है। गठजोड़ रियासत के मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरी जानिब एक बड़ा अहम इंटरव्यू DGISPR ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिया है। इसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। DGISPR ने इस इंटरव्यू में ये कहा कि मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी हथियार तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर साबित हुई है। उसके साथ साथ उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने है, लेकिन इम्प्लीकेशन क्या है, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है या बार बार भारत की तरफ से ये क्यों इंदिया दिया जा रहा है कि वो एक और हमले के लिए तैयार है। एकदम जो बाय डिज़ाइन उन्होंने झूठ बोलना शुरू किए हैं,
अपनी कारकर्दगी के बारे में जो कि नॉन एग्जिस्टेंट रही मार्का हक में, उसके पीछे क्या राज है? क्या ये वाकई इस नेक्स्ट जंग की तैयारी है? हमारे साथ एक कमोडोर खालिद चिश्ती मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं पहले ऑपरेशन में हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब हम ये तहम्मुल नहीं दिखाएंगे। सो ये सब किसी बड़े हमले की तैयारी है। बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये अब उनकी शायद ऑब्लिगेशन बन गई है। पहली दफ़ा 78 साल से जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी हुई है, ये पहली दफ़ा मैं उनकी आर्म फोर्सेस को देख रहा हूँ कि वो एक पॉलिटिकल लाइन को टो कर रही हैं। पॉलिटिकल लाइन का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा जिसमें उनको मोरालिटी या एथिक्स का सपोर्ट नहीं है। उन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उनकी फोर्सेस ने, अब दुनिया में उनकी इज्जत है एज ए डेमोक्रेसी, लेकिन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि वो फोर्सेस की तरह जो उनका स्टेचर होता है आर्म फोर्सेस का, उस तरह बिहेव नहीं कर रहे। इस वजह से कि बिहार के सूबे में इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, और ये अक्टूबर बड़ा क्रिटिकल है उनके लिए शायद। और ये मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए एक रिफ्रेश करता चलूँ कि ये बिहार बहुत बड़ा सूबा है, तकरीबन 13 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, इसके 7 करोड़ वोटर हैं, ये ऑलमोस्ट पंजाब के सूबे से बड़ा सूबा है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है। और ये एक पेस सेटिंग होगी आने वाले इलेक्शनों के लिए भी कि मोदी का क्या रिस्पांस होता है या उसकी गवर्नमेंट। इस वक्त उनको बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, इंटरनली भी और एक्सटर्नल प्रेशर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तक उनसे खुश नहीं है, यूरोप को समझ आ गई है, रशिया उस तरह स्टैंड बाय उनके नहीं खड़ा जिस तरह है, चाइना से उनका कंफर्ट लेवल वो नहीं है, पाकिस्तान से अभी अभी उन्होंने एस्केलेशन से फारिग हुए हैं। तो ये सारा देखते हुए एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट। ऊपर से उन्होंने जो मार्च अप्रैल के अंदर जो एस्केलेशन शुरू की, फिर मई में आकर जिस तरह इख्तिताम पजीर हुआ, जो रिजल्ट आया वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फेवर में था बहुत ज़्यादा। तो उनके अवाम ने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ने ये सवाल करने शुरू कर दिए कि हमारी हुकूमत ने ये एडवेंचर या मिस एडवेंचर में खोया और पाया क्या। और मोस्टली हम समझते हैं खोया ही खोया। उन्होंने अपना स्टेचर खो दिया, अपनी रिप्यूट खो दी, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। और क्रेडिबिलिटी में किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? क्रेडिबिलिटी में इशारा कर रहा हूँ कि वो आज तकरीबन 5 महीने बाद भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे अपने लोगों को उन्होंने जहाज़ कितने मारे हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ 93 दिन बाद आए मीडिया पर 9 सितंबर को और आकर कहा कि हमने जहाज़ मारे हैं, और वो भी S-400 से, और 5-6 जहाज़ मारे हैं। उनको ना नंबर पता था, ना टाइप पता था, ना कहाँ मारे हैं, ना रैकेज था, ना लोकेशन थी, ना मलबा दिखाया गया। तो ये बड़ा प्रेशर है इंटरनली उनके ऊपर, उसको ज़ाया करने के लिए ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक पोलिटिकल नोशन को टो कर रही है, जो अनलाइक स्टेचर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया है। लेकिन शायद उनकी मजबूरियां हैं। और ये जो बाय डिज़ाइन आपको नजर आ रही हैं, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट झूठ की भरी हुई, कभी उनके आर्मी चीफ, कभी उनके एयरफोर्स चीफ, कभी उनके डिफेंस मिनिस्टर, इसके पीछे ये एकदम से बयानबाजी क्यों शुरू की गई है? ये तकरीबन पिछले सवाल के जवाब में कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ही हम बदल देंगे। देखिए, हम बचपन में तारीख और जोग्राफिया इकट्ठे पढ़ते थे आमतौर पर, तो जोग्राफिया से पहले तारीख का लफ्ज़ आता था। इसका मतलब है जब आपने जोग्राफिया पढ़ना हो या तब्दील करना हो तो तारीख पहले पढ़ लें। और तारीख में भी आप हज़ारों साल पीछे ना जाएं, सिर्फ 4 महीने पीछे चले जाएं और मई को चले जाएं, 7 मई को जो उनके साथ हुआ, तो पहले तारीख पढ़ लें। और उन्होंने कहा अब इस दफ़ा भरपूर तैयारी करके आएंगे, लिहाज नहीं करेंगे। तो आपको किसी ने कहा था कि इस दफ़ा पिछली जंग में जो मई में हुई थी हमारा लिहाज करें? लिहाज तो उन्होंने कोई भी नहीं किया था। उनके तकरीबन 80 से 85 जहाज़ रात को 12:15 बजे ऑफेंस लॉन्च करने पाकिस्तान की सरहदों की तरफ बढ़े थे। 4 से 5 मिनट में हमारे भी 42 जहाज़ रात के 12 बजे हवा में पहुंच गए, 12:15 बजे। फिर जो मुकाबला हुआ वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब उनके लिए ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है कि पहले उन्होंने खुद हाइप क्रिएट की अपने मुल्क में कि हम सबक सिखा देंगे, हम खून और पानी इकट्ठा नहीं बहने देंगे, हम ये कर देंगे और दहशतगर्दों को ठिकाने पहुंचा देंगे। यानी हर मुल्क जब ऑफेंस लॉन्च करता है, मैं ये ज़हन में आपके गुजारिश करता चलूँ कि जब मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आप एस्टिमेशन लगाते हैं दुश्मन की। उन्होंने पाक फ़िज़ाइया की बहुत गलत एस्टिमेशन लगाई, ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया पिछले 3 से 4 सालों में ट्रांसफॉर्म होकर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट है दुनिया की इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस जजमेंट इतनी की कि इसको चैलेंज कर दिया। रात को 12:30 बजे सरप्राइज देने के लिए किया कि शायद हम तैयार नहीं होंगे। उस वक्त जो पाक फ़िज़ा ने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद ये भी ज़हन में रखिए कि इनिशिएटिव उनका था। जो मुल्क इनिशिएटिव लेता है, यानी जो ऑफेंस लॉन्च करता है, उसके पास इनिशिएटिव भी होता है, उसके टाइमिंग अपनी मर्जी के होते हैं, उसने लोकेशन कौन से टारगेट करनी है वो भी उसकी मर्जी की होती है,
उसने चॉइस ऑफ वेपन्स या ग्राउंड से, एयर से, नेवी से करना है, वो भी उसकी चॉइस होती है। और सबसे बढ़कर उसके ऑप्शन होती है इंटेंसिटी, यानी उसने 100 बॉम्ब गिराना है, 500 गिराने हैं या क्या करना है। वो सब कुछ तो इंडिया के पास था। हम तो एक रिएक्टिव मोड में हवा में गए थे, पाक फिजाइया की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब रिएक्टिव मोड में जाता है तो उसको वो एडवांटेजेस नहीं होते। उसके बाद भी आपने देखा जो उनके साथ हाल हुआ, तो ये शायद उनकी मजबूरी बन गई है। वो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी तरह, सियासी नारों को मिलिट्री नारों के साथ मिक्स करके, जो इंडिया से मुझे इस तरह की कभी आवाज नहीं आई 78 सालों में। ये अनप्रेसिडेंटेड है, यूनिक है, अनयूजुअल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरक्रीक पर बात की, धमकी दी, ये सरक्रीक का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए, सरक्रीक को इंडिया अक्सर चैलेंज करता रहता है कि हमारा उस पर हक है। और ये मैं सरक्रीक आपके व्यूअर्स के सानी के लिए बताता चलूँ, ये एक तकरीबन 90 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट है और ये वो जगह है जहाँ पर दरिया या दरिया सिंध का इलाका, जहाँ पर आके ये समंदर में मिलता है आके। तो इसके बैंक्स के ऊपर ऑब्वियसली एक जिसको कहते हैं दरिया और समंदर की मिलावट होती है और सॉफ्ट ग्राउंड होता है, मार्शी सा होता है, दलदल होती है। तो अब ये सरक्रीक की तरफ से इंडिया की तरफ हम जाते रहे हैं, पहले भी हमारी एक सॉवरेनिटी है मुल्क की ऑब्वियसली। तो वो एक नया डायमेंशन देना चाह रहे हैं और ये भी एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि हवा में मुकाबला आप कर नहीं पाए, ज़मीन पर आप आए ही नहीं, समुद्रों में तो बिल्कुल ही आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला आपने विक्रांत। फिर पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह का रिजॉल्व शो किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, और पाक फिजाइया ने अश्योर किया था पाकिस्तान नेवी को अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने डेडिकेटेड एक स्क्वाड रखा हुआ है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए। तो फिर उनको हिम्मत ही नहीं हुई, वो 600-700 किलोमीटर दूर से ही उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया जहाज को। तो अब सरक्रीक का इशारा भी वही इशारा दे रहे हैं कि समंदर की तरफ से शायद हम आएंगे। तो किसी गलत फहमी में ना रहें, हमारी पाकिस्तान नेवी जिसको उनके हम कहते थे साइलेंट मैन है, वो साइलेंट सिर्फ रहता है लेकिन कारकर्दगी में वन ऑफ द मोस्ट लीथल नेवी अल्हम्दुलिल्लाह है इस रीजन में। तो वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए सरक्रीक चाहे फिजिकली यहाँ पे आ जाए या किसी की समंदर का ओपनिंग करें। और तारीख गवाह है कि हमने उनकी हर आने वाली सबमरीन जो मिस एडवेंचर करने की या हमारा डिफेंस टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया, हमने ना सिर्फ उसको डिटेक्ट किया है, वापस जाने पर भी मजबूर कर दिया। तो एक और डायमेंशन खोलेंगे तो शायद इंशाल्लाह ताला एक और सरप्राइज का इंतजार सो ऑन रिकॉर्ड DGISPR ये कह चुके हैं कि इस दफ़ा हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम इकोनॉमिक हक को टारगेट करेंगे, मशरिक से शुरू करेंगे। एंड ही रिसेंटली सेड दिस अगेन। सो ये स्ट्रेटजी के बारे में भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, यानी चौड़ाई है जो मुल्क की, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हमारी चौड़ाई इतनी डेप्थ नहीं है। हमारे जो बेसेस होते हैं, जो एयरफोर्स के हों, लैंड फोर्सेज हों, वहाँ तक रीच करना निस्बतन हिंदुस्तान के लिए आसान होता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये पेश आती है कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो मशरकी पाकिस्तान जो हमारा था और बांग्लादेश है, वहाँ तक उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ फैली हुई है जो तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब है। हमारी डेप्थ उससे कहीं कम है। तो हम मोस्टली जब थ्रेट होती थी, जंग होती है, 65 की हुई, 71 हुई, 71 तो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की वजह से थोड़ी सी ईस्टर्न साइड पर या उनके वेस्टर्न साइड पर शिफ्ट, उनके ईस्टर्न साइड पर शिफ्ट की थी। अदरवाइज हमारी मोस्टली जंगें प्लान होती हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर मिलता है। तो हिंदुस्तान की जो दूसरा सरहदें हैं जो बांग्लादेश को लगती हैं और श्रीलंका की तरफ हैं, वो आम तौर पर सेफ सिक्योर की जाती हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। मिलिट्री हार्डवेयर को जब आपने स्टोर या सेव करना है, पाकिस्तान से बचा के कोई स्ट्रेटेजिक एसेट रखने हैं, वो भी आप उधर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मूव है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से कि हिंदुस्तान को ये गलत फहमी ना रहे कि हम सिर्फ फ्रंट पे लाहौर, सियालकोट, चविंडा, साहिवाल, उकाड़ा या राजस्थान सेक्टर की तरफ से आएंगे, बल्कि हम आपके दूसरी तरफ से हम हमला करेंगे, यानी आपकी बैक साइड, बैकयार्ड में जाकर हमला करेंगे। तो ये क्वेश्चन वही बिल्कुल ठीक किया, टाइम पे किया और बहुत मौसर ये वार्निंग है, क्योंकि हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि हम हर एरिया में उनके रीच की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखते हैं। वो तो आपने देखा मई में भी हमने बहुत रिस्ट्रेन किया। 6 और 7 मई को हम कहीं ज़्यादा जहाज़ मार सकते थे, हमने विड्रॉ किया ग्रेसफुली। और फिर आपने देखा 10 तारीख को भी हमने फिर सीज़ फायर हिंदुस्तान की मानते हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मानते हुए हमने सीज़ फायर किया था। अब अगर दोबारा आते हैं और ये कहते हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी और पाक फ़िज़ाइया भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अल्लाह करे ये नौबत ना आए, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो उससे ज़्यादा खौफनाक जवाब इंतज़ार करेगा इंशाल्लाह उनका। मुझे चिश्ती, मरीन सेफ्टी की भी बड़ी बात होती है इस वक्त, वो जो बार बार इशारे दे रहे हैं कि क्या भारतीय नेवल फोर्सेस को फ्रंट पे रखेंगे वो इस वक्त अगर दोबारा हमला करते हैं?
जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वो अब ये डायमेंशन नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ज़मीन पर मुकाबला करने की जरूरत नहीं हुई, सिवाय LOC की तरफ आए थोड़ा सा, और वो भी झंडे लहरा दिए उन्होंने। मेन फ्रंट उन्होंने खोलने की हिम्मत नहीं हुई। हवा में इतने जहाज लेकर आए तो उतना ज़बरदस्त जवाब मिला उनको, जो उनकी शायद तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा था, और इतनी ज़्यादा हमने उनसे कीमत अब इसलिए चुकाई कि वो शायद याद रखेंगे। अब उनको पता है कि एक चीज़ आपके व्यूअर्स की गुजारिश में करता चलूँ, वो ये कि देखें, एयरफोर्स टेक्नोलॉजिकली बाय हाई इंटेंस फोर्स होती है। ये कोई एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर या टीवी नहीं है कि आप इंडक्शन करें, अगले दिन से टीवी और फ्रिज अपना ऑन कर लें। आपको जहाज इंडक्ट करने पड़ते हैं, उनको मास्टर करना पड़ता है, उनके वेपनाइजेशन को स्पेशलाइज करना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है, दुश्मन की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी करनी, बहुत फिलॉसफी होती है जो पाक फ़िज़ाइया हमेशा से तैयार है, बट खास तौर पे 3-4 साल में तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी पाक फ़िज़ाइया ने, एंटी राफेल तैयारी की थी। तो ये पीस टाइम होता है। अब 4-5 महीने, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है, तो तैयारी इतनी जल्दी हवा में तो कोई की नहीं जा सकती। आपको, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बड़ा चैलेंजिंग होता है, कई साल लगते हैं एयरफोर्स को इस स्टेज पर लाने में। लेकिन अब उन्होंने सोचा होगा कि एक नई डायमेंशन खोलते हैं, एक नई थ्रेट करते हैं, पोस्टरिंग करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल ये सब कुछ अपने लोगों को खुश करने के लिए है, जिसका मैंने कहा कि उनका इलेक्शन आ रहा है, ये पॉलिटिकल माइलेज कर रहे हैं। बट आखिरी लफ्ज इसके ऊपर ये, बदकिस्मती से हिंदुस्तान की फोर्सेस कभी पॉलिटिकल लाइन को टो नहीं किया उन्होंने। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, जो मेरे लिए हैरान कुन भी है। राइट, सो हमने ये देख रहे हैं कि ड्रोन्स की बड़ी मशकें हुई हैं भारत में, एंड वॉर में, लास्ट वॉर में भी उन्होंने इजरायली साख के ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। हमारी ड्रोन्स की तैयारी कैसी है? देखिए, ड्रोन में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं। आप उनके आर्मी के जो जनरल हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जनरल बख्शी ने पिछले दिनों जंग के वक्त बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था अपनी फोर्सेस को। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रोन ले रही थी, इंटीग्रेट कर रही थी, फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो पाक फ़िज़ाइया ने शुरू कर दी, तो इंडियंस क्यों सो रहे थे उस वक्त? ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि हमारे लोग सो रहे थे। हमारी फ़िज़ाइया की ख़ास तौर पर इस वक्त ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, जो आर्म्ड है, जिसको वेपन्स कैरी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं। हम ना सिर्फ जंग में करते हैं इनको इस्तेमाल, हम पीस टाइम में अगेंस्ट टेररिज्म भी, दहशतगर्दी के खिलाफ भी ये ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि आज आप ड्रोन्स का सोचें तो रातों रात नहीं आप इनको इंटीग्रेट कर सकते या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी इनकी निकाल सकते। तो ये इंडिया को सोचा ज़रूर है उनको, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड है कि इंडिया को कई साल लगेंगे, ख़ास तौर पर 2 टेक्नोलॉजीज़ को अबूर करते हुए जो उन्होंने हमारी इस वक्त देखी हैं। एक ड्रोन की, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन बार-बार एक डिज़ाइन के तहत थ्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो पाकिस्तान इज़ रेडी टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।